हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग साइंस के कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमने 4 क्लास में कंप्लीट किया था। तो चलिए इस क्लास में हम लोग MCQs डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल जो नहीं है, इट मीन्स कि वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल कौन कौन सी होती है। नॉन कन्वेंशनल वो होती है जो रिन्यूएबल होती है और कन्वेंशनल वो होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और जो कन्वेंशनल उसको हम जल्दी नहीं बना सकते। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया था। इसमें अगर आप आंसर की बात करें तो जो बायोगैस हम बना सकते हैं उसको, न्यूक्लियर एनर्जी को जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है, काउडंग बन जाता है। लेकिन अगर आपको कोल बनाना है, पेट्रोलियम वगैरह, उसको बनाने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए ये कौन सा है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसने यही पूछा था जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा कि क्या पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है सन का। सन के ऊपर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सन की एनर्जी तो आप तक आती है वो किसकी वजह से आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आती है। किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो दोनों वर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जब दो न्यूक्लियस मिलके न्यूट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं एनर्जी ऐसे। तो इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है किसके अंदर, उसकी लाइट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर, उसमें जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर होते हैं वो हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं, मिल मिल के आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जो आपकी सन की एनर्जी का सोर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कौन सी एनर्जी है जो नेचर में फ्रीली आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या LPG फ्री में मिल रही है। तो LPG अगर फ्रीली मिल जाए तो क्या ज़रूरत है 800-900 देने की, सिलेंडर भरने की। तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, सनलाइट, क्या इसके लिए पैसा दे रहे हो किसी को। सनलाइट बिल्कुल नहीं दे रहे। तो यही तो है जो नेचर में फ्रीली है। बाकी वाटर गैस बनानी है तो उसके लिए भी आपको सोर्स की ज़रूरत है। विंड एनर्जी के लिए सोर्स की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी वो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज गेट हॉट वाटर ऑन। जो सोलर वाटर कुकर, मैंने आपको सोलर हीटर और सोलर उसके बारे में बताया था, सोलर सेल के बारे में। सोलर हीटर क्या होता है, जो सनलाइट में जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उसमें हीट, जो सनलाइट में हीट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उससे हम लोग एज आ वाटर को गर्म करने के लिए सोलर हीटर यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके लिए मतलब बोल रहे हैं कि वो किस कंडीशन के अंदर वो काम नहीं करता, हम नहीं प्राप्त कर सकते। डेट इज़ कॉल्ड क्लाउडी डे। और ये मैंने आपको लिमिटेशन बताए भी थे सोलर एनर्जी के, क्योंकि क्लाउडी डे पे सोलर सेल और सोलर हीटर काम नहीं करता। जब धूप ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडंग। तो काउडंग से जब आप बायोगैस बनाते हो, तो मैंने पूरा इसका प्लांट समझाया था कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें बेसिकली आपको पानी चाहिए होता है, क्योंकि बीच में आप पानी मिलाते हो। जो भी काउडंग केक होता है, जो भी कचरा वगैरह होता है, उससे आप लोग क्या करते हो, बायोगैस बनाते हो, और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होती है। मैंने आपको इसका प्लांट भी समझा दिया था। चलिए, और है कि एजेंट विच डिकम्पोजेज एनिमल डंग इनटू बायोगैसेज। जो बीच में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काउडंग केक को क्या करती है, डिकम्पोज करती हैं, मतलब उसको बीच में ख़त्म करती हैं, उसको काट देती हैं। तो वो कैसे करती हैं, वो एजेंट क्या होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं, जो मतलब जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, और अभी फ़िलहाल 499 हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं, उसका स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको MCQ सीरीज दे रहे हैं, MCQ के PDF दे रहे हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, जूम पे लाइव डाउट आपके साथ बात करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते।
तो हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े और उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए, क्योंकि हमने कंटेंट जो दिया था पहले दिन ही बोला था कि हम चैलेंज देते हैं JNK में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और लास्ट में जब भी बात आएगी वो कंटेंट की ही आएगी और हम अपने कंटेंट पे भरोसा करते हैं। ठीक है, वो कंटेंट ही आपको रिजल्ट देता है, कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। चलिए, काइंड ऑफ मिरर बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर, तो सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर ठीक है सूटेबल होता है ये आपको बताना है। ठीक है, सूटेड कौन सा है, तो आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव का काम देखिए क्या होता है, कॉनकेव का काम क्या होता है, लाइट को क्या करना, कन्वर्ज करना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और लाइट में इसका कॉन्सेप्ट है कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट को कन्वर्ज करे, लाइट को इकट्ठा करे, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, बताइए जो टॉर्च की लाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसके अंदर कॉनकेव होता है। क्यों, क्योंकि टॉर्च की लाइट एक जगह इकट्ठी होती है, अगर दीवार पे सामने करोगे टॉर्च तो दीवार पे लाइट जाएगी, आपके साइड पे नहीं जाएगी, उसमें कॉनकेव यूज़ होता है। आपको बोले गाड़ी की जो हेडलाइट है कौन सा मिरर यूज़ होता है, आंसर होगा कॉनकेव। क्यों, क्योंकि उसमें भी लाइट एक जगह फोकस होता है सड़क के ऊपर। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है में कौन सा मिरर यूज होता है, तो आंसर होगा सर उसके कन्वेक्स, क्योंकि उसकी लाइट एक जगह फोकस नहीं होती, हर जगह फैल जाती है। तो जो लाइट को इकट्ठा करे वो कॉनकेव, जो लाइट को डाइवर्ज करे वो कन्वेक्स। तो जो सोलर हीटर में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि ये सोलर लाइट को लेके उसकी जो हीट जो उसमें रेडिएशन होती है उसको एक जगह इकट्ठा करके मारता है, जिसकी वजह से आपका जो भी बर्तन बीच में रखा होता है उसको उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा भी, आगे देखिए। What is added to LPG to detect लीकेज, तो LPG में क्या ऐड किया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि LPG गैस लीकेज हो रहा है। मतलब अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए ना, इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए, अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि LPG गैस लीक हो चुकी है, क्योंकि उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। जो आपको स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन यूज़ किया जाता है, ये वाला केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है। ठीक है, बाकी LPG गैस प्योरेस्ट गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज तो अभी मैंने ऊपर ही आपके साथ एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जब स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर लार्जेस्ट हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोलर एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोलर एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेशन ऑफ ग्लोबल एयर मासेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियन करंट्स और ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, और मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आ जाए तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगा के आना। ठीक है, 90% आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। इन वट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन, तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है ना रेडिएशन मेथड से, तो इसमें मैंने पहले भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया, देखो पढ़ाया आपको बेसिक में सब कुछ है, साथ साथ मैं अभी भी बता रहा हूँ, तो भी चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आपको चीज़ों का एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने क्या पढ़ा उसमें से आप कितनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, डैट इज़ द पॉइंट। अगर आप पढ़ के भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही क्वेश्चन की आप पूछ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन पे काम करो, तभी तो आपको इतने MCQs हम खुद करवा रहे हैं। लास्ट 10 साल 15 साल के MCQs कलेक्ट करना, नए MCQs बनाना, जितने भी सेंटर और स्टेट JKSS में क्वेश्चन हैं सबको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो इतने MCQs आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें मैंने बता भी दिया था, जो हीट की वजह से होता है वो क्या होता है, सन में इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इसका आंसर भी यही है। ठीक है, चलिए द डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज यूज फॉर, तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है, सोलर वाटर हीटर के लिए, सोलर ड्राइंग के लिए, सोलर डिस्टिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी आपको पता ऑल ऑफ अबव ही होगा, क्योंकि सबके लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The amount of solar energy per unit time received on a unit surface area at the top of the atmospheric perpendicular to the radiation direction at the mean distance between the earth and the sun is known as, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि पर यूनिट कितने एरिया पे कितनी लाइट इकट्ठी की, कितनी एनर्जी बनी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। एक सोलर कांस्टेंट है,
जो आपको फिक्स हो जाता है कि इतनी एनर्जी हर इतने एरिया में इतने टाइम में प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ हाइड्रो पावर प्लांट, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल होता है? हाइड्रो मतलब पानी से बनने वाली एनर्जी। तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। क्योंकि जो पानी को आप स्टोर करते हो, वो पानी जब चलता है उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो बनती है, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो पानी से बनने वाली आपको याद रखना है। टाइडल, जो आपका टाइडल एनर्जी थी वो भी तो ऐसे बन रही थी, जो पानी एक साइड इकट्ठा होता, जब वेव खत्म होती थी उस पानी का वापस जाने से जो टरबाइन घूमते थे उससे टाइडल एनर्जी बनती थी। ठीक है, चलिए टाइडल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए, द पार्ट ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या होता है, जब आप एक कुकर आता है जिसको आप धूप में रख दो वो आपका खाना बना देगा। तो वो क्या इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो सोलर हीटर पे काम करता है, जो लाइट को लेता है, उसमें कनकेव मिरर लगा होता है, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बीच में ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो वो आपको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। आपको कोई भी कलर दिख रहा है, आपको कोई चीज़ ग्रीन क्यों दिखती है, क्योंकि जिस जगह को आप देख रहे हो वो ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि वहाँ से जो लाइट पड़ रही थी, वाइट लाइट के अंदर 7 लाइट होती हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई सिर्फ ग्रीन, बाकी सारी अब्जॉर्ब होगी और वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक आएगी, तभी आप वो कलर देख पाओगे। समझ आई? अगर आपको ब्लैक दिख रहा है इट मीन्स कि उसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जितनी लाइट पड़ रही सारी अब्जॉर्ब हो रही है। सो डैट यहाँ पे भी जो पोर्ट के आगे पीछे ब्लैक कर दिया जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा सारी, और जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है वो कौन सा होता है? वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर क्या ही कारण बनेगा, उसका तो काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ लाइट को इकट्ठा कर रहा है। ग्रीन शीट कवर, ठीक है, सॉरी ग्लास स्क्रीन कवर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जो ग्लास स्क्रीन कवर होती है, जो ग्लास का शीट कवर होता है, वही इसका कारण होता है। ठीक है, चलिए, बाकी अंदर काला कर दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कंडीशन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोलर सेल किसका बना होता है? तो मैंने पूरा बताया था ना, उसका स्ट्रक्चर बताया था कैसे बना होता है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का बना होता है। और सेमीकंडक्टर भी इसमें कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 सेमीकंडक्टर नाम याद रखना, यही एग्जांपल पूछी जाती है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है मैंने बताया था आपको। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट विच मेक अ सोलर कुकर वर्क आर। तो कौन सी रेडिएशन होती है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा आपके साथ, कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द बेस मटेरियल यूज टू मैग्नीफाइड सोलर सेल आर। तो बेस मटेरियल कौन सा होता है? अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा, देखो सिलिकॉन आपको अभी बताया, सेमीकंडक्टर यूज होता है। जर्मेनियम मैंने आपको बता दिया, और अब 1-2 ऑप्शन बच गया, 2 तो आपको पता थे, अब तीसरा नहीं पता, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कैडमियम सल्फेट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टिपिकल सोलर सेल होता है, एक सेल जो होता है, क्योंकि आपका सोलर सेल अलग अलग सेल से मिलकर सोलर पैनल बनता है, तो एक सेल कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? तो आंसर होगा 0.5 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है तो भी आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस अगर MCQ भी करते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। 10 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये आपका। ठीक है, साइंस की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें कौन सी थर्मल एप्लीकेशन है? थर्मल क्या होता है? जिससे थर्मल का मतलब मैंने बताया था आपको, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। और फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके लिए होता है? वो सोलर सेल के, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। और ये थर्मल मतलब यहाँ से आप हीट प्रोड्यूस करवाते हो, हीट। तो हीट आपका सोलर कुकर इसी का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सोलर डिस्टिलेशन प्लस सोलर कलेक्टर, तो ये सारे इसी एग्जांपल है। तो सोलर सेल इसका एग्जांपल नहीं है। सोलर सेल बेसिकली सोलर पैनल इससे बनाते हैं। सोलर सेल जो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जांपल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट एट अ हाई टाइड एंड वाटर हाई एट अ लो टाइड इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैंने बताया था, इसको टाइडल रेंज बोलते हैं। ठीक है, टाइडल क्लास में स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइड्स क्यों जनरेट होती हैं, तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था, क्योंकि अर्थ और मून के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से। इसका आंसर भी गया सी। क्या यूटिलाइज करती है टाइड एनर्जी, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, जो पानी से बनाते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ ए एंड बी, या आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी को स्टोर करते हैं, वो जब वापस जाता है तब आप एनर्जी बनाते हो। चलिए, द मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम इज, मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम का क्या है? ठीक है, इसको मीथेन कर लेना, इसको कर लेना मीथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, उसके बाद है बुटेन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बुटेन। याद करना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बुटेन, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम क्या है? बुटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए, द नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो नेचुरल गैस है उसमें क्या होता है? उसमें मीथेन होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नेचुरल गैस में मीथेन होती है, और जो अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस करा कि आपकी पेट्रोलियम में क्या होता है, तो उसमें बुटेन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 26। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स, जो अल्टीमेट सोर्स क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, कौन सी एनर्जी का सोर्स होता है आपको बताना है। तो आंसर में भी सन। क्या होगा? सन, क्योंकि सन हर एक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल कौन सी होती है जिसको हम जल्दी जल्दी बना सके? तो पेट्रोल तो इसका कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। नेचुरल गैस, बायोगैस या कैरोसिन, तो कैरोसिन भी इसका आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका आंसर होगा बायोगैस, क्योंकि बायोगैस को हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें कौन सी नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। तो लकड़ी बन जाती है जल्दी, 8-10 साल में लकड़ी तैयार हो जाती है। विंड एनर्जी लगातार बनती रहती है। हाइड्रोजन या नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम लोग जल्दी नहीं बना सकते, ठीक है, इसको हम जल्दी नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड नेसेसरी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ विंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको बताया था ना कितनी स्पीड चाहिए कम से कम विंड की। तो इसका आंसर मैंने पहली ही क्लास में इसका डिस्कस किया था जब आपको विंड एनर्जी पढ़ा रहा था कि 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कम से कम विंड की होनी चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द सोलर कुकर डज नॉट कुक फूड इफ़ the solar cooker is not placed in shade, the glass sheet cover of solar cooker is closed, a sunny day, none of these। तो डेफिनेटली अगर आप ग्लास शीट कवर को क्लोज कर दोगे तो कैसे वो हीट को जनरेट करेगा, कैसे वो हीट को कलेक्ट करके आगे आपको प्रोड्यूस करेगा? तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, ठीक है। ये ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या होती है सोलर एनर्जी, क्या होती है टाइड एनर्जी, तो आप क्वेश्चन को खुद बना सकते हो। कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ही नहीं है, जो मैंने बेसिक पढ़ाया था वही मोर देन सफिशिएंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इसमें से कौन सा बायोमास का एनर्जी सोर्स नहीं है? तो इसका आंसर देखो, लकड़ी तो चाहिए आपको पता है, जितना भी कचरा लकड़ी वगैरह हम डाल के उसमें पानी डाल के बायोमास बनाते हैं। बायोगैस बिल्कुल चाहिए, ठीक है। हाँ, एटॉमिक एनर्जी का कोई लेना देना इसमें नहीं होता, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं होता। बायोगैस, बायोमास, मैंने ये कंसेप्ट भी आपको पढ़ाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो मेजर कंपोनेंट क्या है? तो जस्ट ऊपर हमने डिस्कस भी करा था, मीथेन, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसमें कौन सी नॉट रिन्यूएबल एनर्जी है? मतलब मुझे कौन सी चाहिए? नॉन रिन्यूएबल चाहिए, जिसको हम जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। चलिए कौन सी है? कॉमन सी क्वेश्चन है। तो सोलर सेल जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ये तो रिन्यूएबल है। विंड मिल, विंड तो चलती रहती हैं, बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, और जैसे मैंने ऑप्शन देखा टाइडल एनर्जी, तो टाइडल भी बन जाती है, पानी तो लगातार चलता रहता है। तो आंसर होगा न्यूक्लियर एनर्जी हम जल्दी नहीं बना सकते, यही है आपकी नॉट रिन्यूएबल, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इन अ बायोगैस प्लांट। चलिए इसमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको भी पता है इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंट में आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। एनारोबिक आपको पता होना चाहिए जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो वाली चीज़ें जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेती हैं। चलिए मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इन प्रोपोर्शनल टू, तो मैक्सिमम विंड एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में काम करती है, मतलब क्या ज़्यादा कम होगा कि आपकी वो बनेगी विंड एनर्जी। तो इसके लिए देखो एयर डेंसिटी का होना ज़रूरी है, एयर की मात्रा कितनी बिल्कुल होना ज़रूरी है। क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, तो बिल्कुल विंड वेलोसिटी का क्यूब क्या ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आ जाएगा बहुत, दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए मैंने विंड एनर्जी भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। विंड एनर्जी का ड्रॉबैक कौन सा है, इसकी कमी क्या है। देखिए कमी क्या है, अनरिलायबिलिटी एंड नॉन स्टेडीनेस, मतलब ये इस पर हम लगातार भरोसा नहीं कर सकते, ये एक जगह कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि विंड कम ज़्यादा चलती रहती है, इसलिए एक जगह कांस्टेंट नहीं होती। अब देखो ये ऑप्शन में मुझे डाउट है कि क्या वो इफ़ेक्ट करेगी वाइल्ड लाइफ में। चलो फिलहाल मुझे पता है कि ये करेगी नहीं पता, मैं आगे बढ़ा। नेक्स्ट मैंने देखा कि आउटपुट है, तो इस ऑप्शन को मैंने जैसे ही देखा, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन, मैंने बताया था ना ये फ्लक्चुएशन करता रहता है, क्योंकि हवा कम ज़्यादा होने से कम ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो दो ऑप्शन तो मेरे सही हो गए, तीसरा मुझे नहीं पता था, तो भी मेरा आंसर कितना आ गया, ऑल ऑफ द अबव मेरा आंसर आ गया, क्योंकि दो ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। चलिए विच टाइप ऑफ जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन द विंड पावर प्लांट, तो आपको पता है कि जो आपके टरबाइन घूमती हैं, तो टरबाइन के अंदर पीछे क्या कनेक्ट किया जाता है, जनरेटर, जिसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन जनरेटर। आपकी इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, इंडक्शन जनरेटर से। चलिए विच एनर्जी अकाउंट फॉर लार्जेस्ट शेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी बास्केट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कौन सी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर है, हाइडल है या सोलर है। तो इसका आंसर है हाइडल, ठीक है, हाइडल एनर्जी इसका आंसर है। चलिए बीम रेडिएशन इज मेजर्ड विद, जो बीम रेडिएशन होते हैं, जो हीट वगैरह आती है उसको किससे मेजर करते हैं, तो आपके सामने आंसर आ चुका है, तो आंसर है पायरहेलियोमीटर। तो यहाँ पे वर्ड P/R पायर लग जाए, इसका मतलब होता है हीट से, आग से, और रेडिएशन भी मतलब बात हो रही है हीट की, रेडिएशन जो इंफ्रारेड रेज आती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आती हैं। आगे देखो फैक्चुअल क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया है, विच इज़ एडेड टू LPG टू डिटेक्ट लीकेज, तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, इथाइल मरकैप्टन। आगे देखिए स्पीड ऑफ विंड इज़ मेजर्ड इन, तो किस में मेजर की जाती है, तो इसका आंसर है एनीमो। क्या काम करता है, डायनेमो क्या होता है, जनरेटर आपका। देखो आपको कोई भी एनर्जी कन्वर्जन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बस सोचना है कॉमन सेंस लगा के कि वो चीज़ होती क्या और वो क्या लेती है क्या देती है, कॉमन सी बात है। तो डायनेमो होता है जनरेटर, जनरेटर क्या लेता है, देता तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट किसको, मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि जैसे जैसे जनरेटर घूमता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर वो पेट्रोल से नहीं घूमेगा, आपको हाथों से घुमाना पड़ेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी है जिसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दे रहा है। चलिए आगे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी लेती है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है, सबको पता है, घर पे लगी हुई सब पे, और आपको देती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, पानी निकाल के देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैंडल क्या लेती है, कॉमन सी बात है, उसमें केमिकल से बनी होती है, इसका मतलब केमिकल एनर्जी लेती है, और क्या देती है, लाइट देती है, लाइट एनर्जी, एंड क्या देती है, हीट देती है, तो हीट एनर्जी बस। तो किस में कन्वर्ट होती है, कैंडल क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, प्लस लाइट एनर्जी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब क्या काम करता है, बल्ब भी वही क्या काम करता है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, उसमें से आपको लाइट भी देता है प्लस आपको हीट भी देता है। लेकिन ट्यूबलाइट ऐसा नहीं करती, वो आपको सिर्फ लाइट देती है, ठीक है। तो आपके सामने है सब कुछ। चलिए सितार क्या काम करती है, आपकी सितार कुछ नहीं है, आप हाथों से उसको बजाते हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, और क्या निकलता है, साउंड निकलता है, बस आंसर हो गया आपका। माइक्रोफोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जाएगा, क्लास 4th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोफोन क्या होता है, देखो आपके मोबाइल के अंदर नीचे
छोटा सा छेद बना होगा, वहाँ पे अंदर क्या लगाया जाता है, माइक लगाया जाता है, माइक। अब वो जब आप बोलते हो यहाँ से आपकी साउंड जाती है और ये माइक इस साउंड को लेता है, इसका मतलब साउंड एनर्जी को लेता है, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो हवा में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से अगले वाले फ़ोन के पास वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचता है। इसका मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वही फ़ोन के अंदर क्या लगा होता है, दूसरे में सबके फ़ोन में एक स्पीकर लगा होता है, और स्पीकर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़ता है और इसको साउंड बना के आपको सुना देता है। और वैसे भी स्पीकर शादी में लगे होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, साउंड देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो घंटी होती है वेल, वो क्या काम करती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बचती है वो, और साउंड देती है। तो कुछ है ही नहीं इसमें करने वाला। हाँ, बैटरी क्वेश्चन आया हुआ था बीच में, बैटरी वाला, ये हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूबलाइट देखिए हीट नहीं देती है बस, बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, बल्ब की तरह हीट नहीं देती है ये, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। चलिए इसके बाद आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन एक्टिविटीज इज द पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें से किस जो भी ऑप्शन इसमें से किस में आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। इन्हीं के ऊपर सारे ये क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलकर ही बनती है सारी। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है जो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल मतलब जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, पोजीशन की वजह से, और ये होता है जब आपकी मोशन की वजह से आती है। अब आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें पोजीशन चेंज हो रही है, और वो उस पोजीशन की वजह से वापस आती है, तो मोशन होता है ना, मोशन से काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। द स्विचिंग ऑन ए टॉर्च बिल्कुल भी नहीं, द स्विचिंग ऑफ ए टॉर्च। तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन आंसर है। स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, जो आपका पेंडुलम होता है सबने देखा होगा, जब ये ऊपर जाता है, ये हाइट ली वापस आता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊपर जाता है हाइट ली वापस आता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, ठीक है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी b possess a kinetic energy k इफ़ द वेलोसिटी इज डबल इस काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, जो भी फॉर्मूले में एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वही उसका आंसर होगा। आप फॉर्मूला लिखिए, पूरे किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी चेंज करें आंसर ऐसे ही निकालना होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/2 m कैमरा, उसने बोला वेलोसिटी को डबल करो, तो वेलोसिटी को 2b बना दो, और 2b का स्क्वायर में जैसे ही ओपन करूँगा तो ये एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा, और वेलोसिटी का ये बाकी सेम रहा, एक्स्ट्रा क्या है 4, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। तो ये करवाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे आपको। चलिए, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपका 20 kg मास है, उसकी हाइट है 8 मीटर की अबव द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। मास कितना 20 kg, बिल्कुल ऐसा यूनिट में लेना, किलोग्राम ही होता है मास का। ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी है 8 मीटर ही होता है ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो आंसर कितना आ गया, इसको फिलहाल लगभग 10 मान लो, 10 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई 2 1600, मतलब 1600 से थोड़ी सी कम, और आएगा वो किसमें, यूल में, क्योंकि एनर्जी किसमें होती है, यूल में होती है। तो ऑप्शन देखिए, वैसे भी ऑप्शन आंसर आ गया था यूल को देख के, ये गलत हो गया, ये गलत, सारे गलत, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो सब सीधी सी बात है, डेफिनेशन पूछी हुई एनर्जी की आपको। चलिए आगे देखिए, बोले कि व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद, ऐसा क्या होगी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, किसके साथ, टाइम के साथ, अब हाइट के साथ, स्पीड के साथ। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
जो मोशन की वजह से आती है। तो इसमें से मोशन कम हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से मौसम आपका मोशन कम हो जाएगा। टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हाइट से कोई लेना देना, स्पीड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता मोशन भी बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ाई थी सारी बातें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और इतनी भी डिटेल में मत पढ़ दो कि वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग उसको 10 लेक्चर बना दो, ठीक है। ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। बोला कि लाइट की और कोई भारी बॉडी, उसका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब मोशन दोनों में सेम है। बोला कि विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम, तो मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा, तो वो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब ये सेम है, तो मास की वजह से होगा। और मास की वजह से होता क्या है, देखिए बहुत हैव इक्वल मोमेंटम बिल्कुल नहीं होगा। हैवी बॉडी का हाँ बिल्कुल आंसर यही होगा कि जो हैवी बॉडी है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि हैवी बॉडी में मास ज़्यादा होगा, लाइट का मास होता ही नहीं है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की वजह से आंसर भी इसका ए पार्ट आ जाएगा। और कि ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी वी कॉल दिस एनर्जी एज, जो ऑब्जेक्ट को मोशन की वजह से एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि अ फॉलिंग कोकोनट, एक कोकोनट का गिरना, ए स्पीडिंग कार, एक स्पीड कार का, रोलिंग स्टोन कंटिन्यू, ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर एटसेट्रा प्रोसेस क्या होता है। ये सारे के सारे आप देख रहे हो सब की सब कैसे है, ये मोशन में है सारे, किसमें, मोशन में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर भी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। चलिए काइनेटिक इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर आ जाता है। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज, एक एनर्जी को ट्रांसफर किए गया एक ऑब्जेक्ट में, उसको स्टोर्ड कैसे करे, एज अ काइनेटिक पोटेंशियल if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object। भाई अगर वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मोशन हो ही नहीं रहा उसकी वजह से ऐसा स्टोर करने से, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो डेफिनेटली कौन सी हो जाएगी, वो पोटेंशियल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर तो ये इसके ऐसा होने से वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती, जिसमें मोशन ही नहीं है तो वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में समझाए थे। बोले कि आपने एनर्जी ट्रांसफर की कब, जब आपने एक रबड़ को स्ट्रेच किया, रबड़ को खींचा एक बैंड को, तो अगर खींचने के बाद छोड़ोगे तो वापस जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और पहले क्वेश्चन आया भी था कि मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक, और आगे पोटेंशियल पूछ लिया था। इस बार काइनेटिक पोटेंशियल दे दिया आपको, मैकेनिकल पूछ लिया। चलिए वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, उसमें कोई भी मतलब ग्रेविटी कुछ नहीं है। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा एट एनी पॉइंट इन इस पाथ अपीयर एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन, तो उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ आ रही है हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे नीचे आ रही है तो मोशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ग्राउंड से जस्ट ऊपर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और सबसे हाइट पे पीक पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ती जाएगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बी ऑप्शन इसका आंसर था। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 746 वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई भी चीज़ फ्रीली फॉल कर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, देन इट्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैंने पहले बता दिया ना, एक कम और दूसरे ज़्यादा, तो टोटल हमेशा सेम ही रहता है। चलिए अगर आपने डैम के अंदर पानी को स्टोर किया, मैंने आपको टाइडल एनर्जी में बताया था, जैसे मान लो यहाँ से लहरें आ रही है, इस सेट जैसे जाता तो ये बीच में से इसको घुमाता है,
जो भी इसके बीच में आपने पंखे वगैरह लगाए थे टाइडल एनर्जी बनाने के लिए, और पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद ये वापस जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे सारे। बोले कि कोई बॉडी फॉल कर रही है, उसकी हाइट है h, और आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2, मतलब आधी हाइट वो फॉल कर चुकी है, आधी हाइट वो फॉल कर चुकी है। इट विल पोसेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी। भाई आधी हाइट आधी बाकी है ना, तो आ रही है तो काइनेटिक तो होगी। क्या खाली काइनेटिक है, बिल्कुल नहीं है काइनेटिक, क्योंकि हाइट है थोड़ी सी आधी बची होगी। तो आप बोल सकते हो आधी आधी दोनों है ना, हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आधे पे पहुंची है ना। चलिए आगे देखिए, द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्लाइंग बर्ड। कोई अगर वर्ड उड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, भाई उड़ रहा है तो मोशन है, काइनेटिक होगी। हाइट पे उड़ रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी होगी, तो आंसर हो जाएगा बोथ। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मैंने पहले कितनी बार बोल दिया, पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलिए, बोला कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी पूछिए ना, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। करो पुट, मास कितना है 2 kg, तो kg में होता है ऐसा यूनिट, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। और 5 का स्क्वायर करना वेलोसिटी का, बस आंसर आ चुका है 25 जूल। एनर्जी हमेशा यूल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। मैं चारों ऑप्शन भी देता हूँ, देखो 40-50, एक ऑप्शन है 40 जूल, एक है 50 जूल, ये 4 ऑप्शन है इसके। इसका मुझे आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने एनर्जी कन्वर्जन के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये क्वेश्चन करवा दिए, और मुझे नहीं लगता कि एनर्जी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, सो एज हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लास लेके आते रहें। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।